नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2014 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। इन प्रश्नों की उपयोगिता आरओ एआरओ के अतिरिक्त उन सभी एग्जामों में होगी जहां पर सामान्य अध्ययन सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है। यानी प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, यानी लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा विकल्प बी। आइए जरा इसके विस्तृत विवरण को देखते हैं और सबसे पहले आपको यह पता करना है कि लोथल की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा, एसआर राव ने लोथल की खोज की थी 1954 में। यहां से प्राप्त कुछ अन्य प्रमुख अवशेषों को देखें तो इसमें धान की भूसी, बाजरे के साक्ष्य, फारस की मोहरें, घोड़े की लघु मृणमूर्ति, 3 युगल समाधियां, मृदभांड, उपकरण और हाथी के दांत के पैमाने भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि लोथल कहां पर है तो आपका जवाब होगा गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल है। और किस नदी के तट पर, तो आपका जवाब होगा भोगवा नदी के तट पर। याद रखिएगा, रंगनाथ राव ने 1954-55 में यहां पर खुदाई कराई थी। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जो हड़प्पाई स्थल लोथल है ये बंदरगाह के लिए भी फेमस है। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है कि गोदीवाड़ी का साक्ष्य कहां से मिला है। तो आपका जवाब होगा लोथल से मिला है। लोथल से संदर्भित कुछ और महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं प्रश्न, जैसे पूछा जाता है कि अग्निकुंड या वेदिकाएं कहां से मिली हैं। तो ये लोथल से प्राप्त हुई हैं। अग्निकुंड और वेदिकाओं के संदर्भ में आपको 2 स्थल और याद रखने चाहिए, जैसे कालीबंगा और बनावली। याद रखिएगा, लोथल के साथ साथ कालीबंगा और बनावली से भी अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। लोथल की बात करें तो यहाँ से मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं। और चालाक लोमड़ी का जो चित्र है वो भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। इतनी बातें आपने यहाँ पर देखी। और फारस की मोहरें भी यहाँ से पूछा जा चुका है। यदि हम अन्य विकल्प को देखें तो विकल्प ए में लिखा है कालीबंगा। सबसे पहले ये जानिए कि कालीबंगा है कहाँ पर। तो याद रखिएगा, कालीबंगा गंगानगर राजस्थान में है। अब कालीबंगा से भी आपने ये जान लिया कि यहाँ से अग्निकुंड मिला है। कालीबंगा पूछा जाएगा कि किस नदी के किनारे है। तो आपका जवाब होगा घग्गर नदी के किनारे। याद रखिएगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत, युगल समाधान यानी 2 लोगों के समाधान के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही साथ कच्ची ईंटों के मकान मिले, शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी कालीबंगा से, और कालीबंगा से चूड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं। याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए सी विकल्प में धौलावीरा लिखा है। सबसे पहले तो बात तो ये जान लीजिए कि धौलीवीरा कहाँ पर है। तो याद रखिएगा, ये जो धौलावीरा है ये कच्छ के रन गुजरात में है और ये खादिर द्वीप पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज आर.एस. विस्ट के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, जो धौलावीरा से सबसे प्रमुख प्रश्न बनता है कि पूछा जाता है कि नगर 3 भागों में कहाँ का विभाजित था। तो आपका जवाब होगा धौलावीरा का। याद रखिएगा, घोड़े के अवशेष भी धौलावीरा से मिले हैं और विशाल जलाशय भी धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। यहां पर देखिए विकल्प डी में बनावली लिखा है। याद रखिएगा, ये जो बनावली स्थल है ये हिसार हरियाणा में है। और बनावली से अभी आपने जाना कि यहां से अग्निकुंड मिले हैं। और अगर पूछा जाए कि बनावली किस नदी के किनारे, तो आपका जवाब होगा सरस्वती नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, आर.एस. विस्ट ने ही इसकी खोज की थी, जिन्होंने धौलावीरा की खोज की थी। क्लियर है? याद रखिएगा, बनावली से एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि मिट्टी के बने हुए हल कहां से मिले। तो आपका जवाब होगा बनावली से। और जौ के प्रमाण भी बनावली से मिले हैं। इतनी बातों को आप इन स्थलों से संदर्भ में याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो याद रखिएगा, आपको मैंने महाजनपद और उनकी राजधानियां पूरी कोरिलेट कराई थी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी आपका ध्यान आकर्षित किया था। यहां पर देखिए विकल्प डी सही हो जाएगा। जो अंग महाजनपद है उसकी राजधानी क्या है? चंपा। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 2 का विकल्प डी सही हो जाएगा। जरा अन्य की भी राजधानी देख लीजिए। देखिए, ये जो कोशल महाजनपद है, कोशल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। अगर बात करें मगध की, तो मगध की राजधानी कहाँ पे? गिरिब्रिज या राजगृह लिखा रहे, उसको भी आप मगध की राजधानी समझेंगे। ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ से मैक्सिमम ये बौद्ध संगीत समिति से प्रश्न बनते हैं। तो याद रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में संपन्न हुई थी। यहाँ पर आप बी विकल्प आप सही करेंगे। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत समिति से संबंधित कुछ और तथ्यों को देखिए। इसका आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका जवाब होगा कालाशोक के शासनकाल में। और कालाशोक जो था ये किस वंश का शासक था? तो शिशुनाग वंश का शासक था। जो द्वितीय बौद्ध संगीत समिति हुई थी ये वैशाली में हुई थी। और कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीत समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, सर्वकामी ने, या इसको कहीं कहीं साबक मीर भी लिखा है। ठीक है। तो सर्वकामी आपको ज्यादा दिखाई देगा। दूसरी बात, अगर हम द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें, इसकी विशेषता की, तो अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थविर
और महासांघिक 2 मठों में बट गया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और किस बौद्ध संगीति में बटा था? तो ये द्वितीय बौद्ध संगीत समिति में बटा था। किस भाग में बटा था? तो स्थिविर और महासांघिक। यहां पर देखिए विकल्प ए में राजगृह लिखा हुआ है। याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में राजगृह या गिरिवृज में प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया गया था। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीत समिति की अध्यक्षता की थी। यदि आपसे यह पूछा जाए कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए विकल्प सी में पाटलिपुत्र लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक का शासन था उस समय। और इस तृतीय बौद्ध संगीत समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तिस के द्वारा। क्लियर है? चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति को भी यहां पर समझ लीजिए। प्रथम सदी ईस्वी में यहां पर चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। यदि पूछा जाए कि चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति के समय शासक कौन था? तो याद रखिएगा कनिष्क शासक था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति के उपाध्यक्ष कौन है? यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो आपका जवाब होगा अश्वघोष। क्लियर है? इतनी बात को यहां पर आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को, आपको पता है कि 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि इसके संदर्भ में और क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर में, और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया, इस युद्ध का वर्णन एपियानस नामक एक यूनानी विद्वान ने अपने ग्रंथ में किया था। और याद रखिएगा इस युद्ध के उपरांत इन दोनों के बीच में संधि हो गई। किसके किसके बीच में? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में। और इस संधि में क्या क्या बातें आई? तो याद रखिएगा सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कुछ प्रांत सौंप दिए। कौन कौन से प्रांत सौंपे? तो इसमें अराकोशिया जो कि कांधार में है, एरिया जो कि हेरात में, जेड्रोसिया, पेरोपनिसडाई प्रांत, इन प्रांतों को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को सौंप दिया। और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 भारतीय हाथी भेंट में किए थे। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था। यानी जहां पर युद्ध की स्थिति थी, अब वहां पर एक संबंध की स्थिति आ गई, विवाह जैसी। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। और साथ ही साथ मेगास्थनीज नामक एक राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भी किसने भेजा था? तो याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर ने। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो याद रखिएगा कनिष्क के रबतक अभिलेख में श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। अगर हम बात करें कनिष्क के रबतक अभिलेख की, तो याद रखिएगा ये 993 में इसको खोजा गया। कहां से खोजा गया? वर्तमान में जो अफगानिस्तान है वहां से ये रबतक अभिलेख 1993 में खोजा गया, जो कि कनिष्क से संबंधित है। इसमें कनिष्क के साम्राज्य के विस्तार से संबंध में सूचनाएं मिल रही हैं। और इस अभिलेख के अनुसार साकेत, कौशांबी, चंपा और पाटलिपुत्र ये कनिष्क के साम्राज्य के हिस्से थे। यदि कनिष्क की बात हो रही है तो आपको ये जानना चाहिए कि कनिष्क किस वंश का शासक था? तो याद रखिएगा ये कुषाण वंश का शासक था। याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में जो राजवैद्य थे वो थे चरक। और यदि पूछा जाए कि कनिष्क का राजकवि कौन था, तो याद रखिएगा अश्वघोष। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। आपका सही जवाब होगा बलवन। यानी बलवन वो शासक था जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा विकल्प ए। देखिए बलवन के संदर्भ में कई प्रश्न आपसे पूछे गए। देखिए बलवन ने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। और बलवन राजा को नियामत एक खुदाई मानता था। नियामत एक खुदाई का मतलब क्या होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि होता है राजा। इस बात को उल्लेखित करता था कौन? बलवन। ये जिल्ले अलाही भी कहता था, यानी कि जिल्ले अलाही का मतलब अल्लाह का दूत है ये। दूसरी बात, बलवन ने नौरोज त्योहार का प्रारंभ किया था। यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। और याद रखिएगा ये जो नौरोज त्योहार है ये एक फारसी त्योहार है। ठीक है, इतनी बात आप यहां पर बलवन के संदर्भ में याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 7 देखिए, पूछा जा रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो याद रखिएगा यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। विकल्प यहां पर सी सही हो जाएगा। देखिए यहां आपने अभी चिश्ती संत के बारे में देखा,
तो जरा समझिए कि चिश्तिया सूफी मत जो है इसकी स्थापना बेसिकली कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा, जो चिश्तिया सूफी मत है इसकी स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो चिश्तिया सूफी मत है इसकी स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी और इस अबू इसहाक सामी संत के शिष्य थे ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। यदि भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। यानी भारत में जो चिश्तिया सूफी मत है इसका प्रचार किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जो किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के, जो कि मूल प्रश्न में पूछा जा रहा है। अब ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ये 1192 में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और इन्होंने अपना अजमेर राजस्थान में निवास बना लिया। आज भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है अजमेर शरीफ में। एक बात और याद रखिएगा कि 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यदि हम इनके शिष्य की बात करें तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। किसके? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो जरा एक क्रम बन रहा है, इसको देख लीजिए। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि अबू इशयाक सामी का शिष्य था ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती, पहली बात। दूसरी बात कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था ख्वाजा उस्मान हारूनी। और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ये किसके गुरु थे? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? तो देखिए यहाँ पर जितनी रचनाएं लिखी गई हैं उनमें जो सबसे पहले लिखी गई थी वो लिखी गई थी मृगावती। यानी प्रश्न संख्या 8 का डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसमें आपको उलझन में डालने का प्रयास होता है। यदि इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना है तो आपको ये देखना होता है कि ये जो लेखक है ये किसके समकालीन थे, उस आधार पर आप इसका आकलन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मृगावती है इसके लेखक कौन है? कुतुबम है, यानी कुतुबन ने इसकी रचना की थी। इसी के साथ साथ जो मधुमालती है इसकी रचना मंझन ने की थी। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी और इंद्रावती की रचना नूर मोहम्मद ने की थी। यदि इनका काल देखिए तो मृगावती 1503 में कुतुबन के द्वारा, मधुमालती मंझन के द्वारा 1545 में, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 में, इंद्रावती नूर मोहम्मद के द्वारा 1743 ईस्वी में। याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है? देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को करते समय थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से देखना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। यहाँ भारतीय शब्द का जिक्र नहीं हुआ कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, यहाँ बस केवल प्रथम महिला अध्यक्ष। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बी विकल्प यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाता कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आपका जवाब होता सरोजिनी नायडू जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्लियर है? और मैंने एनी बेसेंट के बारे में भी आपको बताया कि इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अध्यक्षता है वो किसने की थी? WC बनर्जी। इनका पूरा नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन्होंने पहली अध्यक्षता की थी। यहाँ जो ए विकल्प में एओ ह्यूम लिखा है, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। क्लियर है? यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था ये बंबई में हुआ था और बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 11 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था? देखिए ये जो पांडुलेखन समिति पूछा गया है इसका मतलब है प्रारूप समिति। यानी प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? आप सभी को पता है कि BR अंबेडकर साहब ने की थी। प्रश्न संख्या 11 का विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर है? यदि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पांडुलेखन समिति को देखें तो इसमें टोटल कुल मिला के इनको लेकर 7 सदस्य थे। इनके अलावा अन्य सदस्य कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी, KM मुंशी, M सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। याद रखेंगे इन नामों को भी कई बार पूछा जाता है और सबसे ज्यादा KM मुंशी का नाम आता है। प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी? तो याद रखिएगा 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यहाँ प्रश्न संख्या 12 का विकल्प डी सही हो जाएगा। 1905 में होम रूल इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपने एक बात तो देख ली कि जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है इसकी स्थापना 1905 में हुई। यदि पूछी जाए कि ये स्थापना किस जगह पर हुई तो आपका जवाब होगा लंदन में। और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। क्लियर है?
और एक बात और याद रखिएगा, ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है इसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य साधारण था कि जो अंग्रेजी सरकार है उसको इतना आतंकित कर दो कि वो स्वराज दे दे। दूसरी बात, यदि पूछा जाए कि यहाँ से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता था, तो याद रखिएगा द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र भी यहाँ से प्रकाशित होता था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो याद रखिएगा यहां पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। जो लॉर्ड रीडिंग था ये भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। सबसे पहली बात तो लॉर्ड रीडिंग का जो वायसराय का शासनकाल था उसको देख लीजिए, 1921 से 1926 तक। इसके पहले ये इंग्लैंड का लॉर्ड चीफ जस्टिस था। बस एक बात ये जाननी है। दूसरी बात, लॉर्ड रीडिंग के संदर्भ में एक बात और आपको जानना आवश्यक है। इसी के शासनकाल में 1922 में इलाहाबाद में पहली भारतीय सिविल सेवा परीक्षा संपन्न हुई थी। ये तथ्य भी लॉर्ड रीडिंग से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अन्य विकल्प को देखें तो विकल्प ए में देखिए लॉर्ड कर्जन लिखा है। सबसे पहले इसके शासनकाल पे बात करते हैं तो 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था और बंगाल विभाजन के समय ये था, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसके समय में बंगाल विभाजन 1905 हुआ। दूसरी बात, ये जो प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम है वो भी लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। यदि हम विकल्प बी में जो लॉर्ड कैनिंग नाम दिया है इसको देखें तो इसका शासनकाल 1856 से 1862 तक था और लॉर्ड कैनिंग ही वो शासक था जिसके समय में ये गवर्नर जनरल था। इसी के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, इतनी बात आपको यहां पर मिनिमम याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कब बुलाया गया था? तो आपका सीधा जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी, 1930 में। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 14 का जरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझिए कि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी वो हुई थी 27 मई 1930 को और राजनीतिक संगठनों ने इस कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया था और कई सारे कांग्रेस नेता जेल भी गए थे। ब्रिटिश सरकार ने इसी निराशा और असंतोष के माहौल में 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया जिसमें 89 भारतीय प्रतिनिधि शामिल हुए। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने इस पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। यदि हम बात करें कि इस सम्मेलन में कौन कौन प्रमुख लोग गए थे तो तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, SR जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर और सुंदर सिंह मजीठिया ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। यहाँ पर दो तथ्य और आपको याद रखने होंगे कि जो ये भीमराव अंबेडकर थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस ने भी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था और जो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर गए थे। प्रश्न संख्या 15 में सूची को सुमेलित करना है। यहाँ एक तरफ अध्यक्ष का नाम है और दूसरी तरफ कांग्रेस के अधिवेशन स्थल और ईयर दिए गए हैं। तो चलिए ईयर और स्थल की तरफ से आप मिलाते हैं। सबसे पहले दिया गया है अमृतसर 1919। तो याद रखिएगा जो अमृतसर 1919 है यहाँ की अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप सी को पहले के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि हम बात करें बंबई के 1934 के अधिवेशन की तो याद रखिएगा यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी, यानी आप डी को दूसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि हम कानपुर 1925 की बात करें तो अभी आपने पढ़ा है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। और रामगढ़ 1940 अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी, इसलिए ए को आप चौथे के साथ, तो आपका सही कूट क्या बन गया? 4 3 1 2 का। इस प्रकार प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा विकल्प डी, 4 3 1 2। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? सर्वप्रथम, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब होगा विकल्प डी। यदि हम बात करें कि इन्होंने कब रखा था तो याद रखिएगा इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था उसमें प्रथम पृथक मुस्लिम राज्य के प्रस्ताव को रखा था। किसने? इकबाल ने। याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा वित्त मंत्री कौन था? लियाकत अली खां थे। यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा कि नेहरू की जो अंतरिम सरकार 1946 में थी उसमें वित्त मंत्री लियाकत अली थे, इसलिए यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। पूरी डेट याद रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछा गया। दूसरी बात कि
ये जो 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी, इसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल थे और लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया था। लियाकत अली ने अपने बजट में उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अधिक कर लगाया था। देखिए यहाँ पर कुछ और मंत्री भी देख लीजिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो पॉपुलर है, जैसे श्रम मंत्री, तो आपका जवाब होगा जगजीवन राम। यदि आपसे पूछा जाए कि रेल मंत्री कौन था, तो याद रखिएगा आशफ अली। यदि आपसे पूछा जाए कि रक्षा मंत्री कौन था इस 1946 के अंतरिम सरकार में, तो याद रखिएगा बलदेव सिंह। यदि पूछा जाए कि खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा बहुत पूछा गया प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। यहाँ उद्योग की बात हुई है, तो याद रखिएगा उद्योग मंत्री कौन था, तो जॉन मथाई, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा A.K. आजाद, यानी अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे। यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे, अबुल कलाम आजाद। क्लियर है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी कौन थे, अबुल कलाम आजाद। ठीक, तो एक प्रश्न यहां से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो 1946 की अंतरिम सरकार थी उसमें शिक्षा मंत्री कौन था, तो याद रखिएगा राजगोपालचारी। ठीक है, 1946 की जो अंतरिम सरकार थी उसमें शिक्षा मंत्री राजगोपालचारी थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19। यहाँ पर ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक तरफ उष्ण स्रोत के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ भारत के राज्य। यहाँ पर पहला दिया गया है लसुंदरा। ये जो लसुंदरा उष्ण स्रोत है ये कहाँ पर है, गुजरात में है, जबकि इसको कहाँ दिया जा रहा है, राजस्थान। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, यानी प्रश्न संख्या 19 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। यही सुमेलित सही नहीं है। जो लसुंदरा उष्ण स्रोत है ये गुजरात में है। यदि जो अन्य विकल्प को भी देखिए, जैसे अवलोली, अवलोली महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। मणिकरण ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। सोहना हरियाणा में है, ये भी सही है। यानी यहाँ पर आप याद रखेंगे लसुंदरा कहाँ पर है, गुजरात में। और गुजरात के किस जिले में है, तो देखिए यहाँ पर नाम दिया गया है, कहाँ पर है, खेड़ा में। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, तो याद रखिएगा सतलज नदी वो नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। यहाँ प्रश्न संख्या 20 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम सतलज नदी के बारे में और डिटेल देखें तो सबसे पहली बात की सतलज नदी का उद्गम कहाँ से है, तो याद रखिएगा सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है, पहली बात। दूसरी बात कि भारत में कहाँ से प्रवेश करते हैं, तो याद रखिएगा सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपलीला दर्रे के समीप से भारत में प्रवेश करती है। और याद रखिएगा सतलज नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होती है। और आपने अभी देखा कि ये हिमालय की सभी पर्वत श्रेणियों को काटती है सतलज नदी। एक बात और याद रखिएगा कि सतलज नदी पर ही भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा, गोदावरी नदी यहाँ पर भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यदि आप गोदावरी नदी के बारे में देखें तो याद रखिएगा गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। और इसका 49% भाग जो है ये महाराष्ट्र राज्य में, किसका, गोदावरी का। उसके बाद आंध्र प्रदेश में और उसके बाद मध्य प्रदेश में है, क्रमशः 23 और 20%। एक बात और याद रखिएगा, गोदावरी के विशाल आकार और विस्तार के कारण इसे वृहद गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से। और ये त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर, नासिक में। यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम है। यदि हम गोदावरी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, ये सभी नदियां किसकी सहायक नदी हैं, गोदावरी की। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और इंद्रावती। याद रखिएगा जो दक्षिण में मंजीरा नदी है ये प्रमुख नदी है जो कि हैदराबाद के निकट जो है इससे मिलती है। ठीक है, तो मंजीरा नदी को भी याद रखेंगे। अगला देखिए जरा यहाँ पर नदियों के संदर्भ में प्रश्न कई पूछे जाते हैं, तो जो अन्य विकल्प में दी गई नदियां उनको भी जरा देख लीजिए। जैसे विकल्प ए में नर्मदा नदी दी गई है। आपको पता है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, अमरकंटक के पठार से। और यदि ये पूछा जाए कि कहाँ पर अपना जल गिराती है, तो याद रखिएगा खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यदि हम विकल्प सी में महानदी की चर्चा कर लें तो महानदी छत्तीसगढ़ के सिहाबा से निकलती है। क्लियर है। यदि हम बात करें कृष्णा नदी की तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पर अन्य नदियों के बारे में भी आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 22। यहाँ पर आपको सूची को सुमेलित करना है। देखिए जो जूट है इसके लिए कौन सी जगह फेमस है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए को तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। चाय के लिए आप सभी जानते हैं कि असम फेमस है, इसलिए बी को आप पहले के साथ। रबर के लिए केरल फेमस है, इसलिए सी को आप दूसरे के साथ।
और गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश फेमस है, इसलिए डी को आप चौथे के साथ सुमेलित कर देंगे। इस प्रकार आपका कूट बनेगा 3-1-2-4 का, और यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 3-1-2-4, विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है कि उन 2 राज्यों का नाम बताइए जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना जो कि 20 जून 2015 को हो एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए ये उस समय का करंट से संबंधित प्रश्न था, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो किसाऊ बांध परियोजना है ये किन 2 राज्यों के मध्य हुई थी। तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 का, याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है। तो याद रखिएगा शिवकाशी केंद्र जो है ये मदुराई, कोयंबटूर, बेंगलुरु प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 का सी विकल्प सही होगा। ये जो औद्योगिक प्रदेश में जो शिवकाशी केंद्र है ये तो आपने जान लिया कि मदुराई, कोयंबटूर, बेंगलुरु प्रदेश में। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो औद्योगिक प्रदेश हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? एक होता है वृहद औद्योगिक प्रदेश, दूसरा होता है लघु औद्योगिक प्रदेश और तीसरा होता है विनिर्माणी जिले। और ये जो वृहद औद्योगिक प्रदेश है ये 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिसमें से एक है मदुरै, कोयंबटूर, बेंगलुरु प्रदेश जो कि शिवकाशी में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 25। यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहां पर सबसे पहले दिया गया है सीमेंट और उसके लिए दिया गया है पोरबंदर केंद्र, बिल्कुल सही है। पेट्रो रसायन के लिए नागथेन को, ये भी सही है। चीनी के लिए लिखा है सिलवासा। देखिए चीनी के लिए सिलवासा यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि चीनी में आप देख रहे हैं इसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में होता है। यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और लौह और इस्पात के लिए राउरकेला तो बहुत फेमस है, यानी प्रश्न संख्या 25 का सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें चीनी उद्योग की, तो चीनी उद्योग में जो सर्वाधिक जमाव है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया है केंद्र और पूछा जा रहा है कि किस ऊर्जा क्षेत्र से, जैसे पतरातू, तो ये जो पतरातू है ये तापी ऊर्जा, बिल्कुल सही है। झाकरी, झाकरी जो है ये जल विद्युत से संबंधित है, ये भी सही है। कलपक्कम, ये जो कलपक्कम है ये नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित, ये भी सही है। कोरबा, कोरबा को बताया जा रहा है कि ये पवन ऊर्जा से है, जो कि गलत है। ये भी क्या है, तापी ऊर्जा का उदाहरण है कोरबा केंद्र भी। ठीक है, यानी यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कोरबा को आपको तापी ऊर्जा के साथ कोरिलेट करना होगा। आइए जरा इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन को देखते हैं। जो अभी आपने पतरातू तापी विद्युत केंद्र को देखा है ये झारखंड राज्य में है। क्लियर है? जो अगला आपने देखा था झाकरी, या इसको नाथपा झाकरी भी कहते हैं, ये जल विद्युत संयंत्र सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, और किस राज्य में है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? उसके बाद आपने देखा था कलपक्कम को, कलपक्कम नाभिकीय संयंत्र है और ये किस राज्य में है, तमिलनाडु में, ये भी कई बार पूछा गया है। कोरबा की बात करें तो कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में है और ये कैसी है, तापी परियोजना, जो मैंने अभी आपको बताया भी था। यहाँ प्रश्न संख्या 27 देखिए, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है। बहुत फेमस जगह पर है, तो ये याद रखिएगा झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। यहाँ प्रश्न संख्या 27 का विकल्प सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, यदि हम बात करें झरिया की, तो अभी आपने देखा कि ये जो झरिया कोयला क्षेत्र ये झारखंड राज्य में है और किस जिले में है, तो धनबाद जिले में, और ये झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, जो विकल्प ए में दिया है, वहां पर जो कोयला क्षेत्र वो है रानीगंज, याद रखेंगे। विकल्प बी में उड़ीसा लिखा हुआ है, उड़ीसा में जो कोयला का प्रमुख क्षेत्र है वो है तलचेर। ठीक है, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र जो है ये भी कोयला के लिए फेमस है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28 में पूछा जा रहा है कि भारत के शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों का भाग का सही क्रम क्या है। देखिए जो ऊर्जा स्रोतों का पार्टिसिपेशन है इसमें बदलाव होता रहता है, इसलिए जरा इसको नए आंकड़े के अनुसार देखिए। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार ने 30 जून 2022 को एक आंकड़ा दिया, उसके अनुसार जरा आंकड़ा देखिए। तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान है ताप विद्युत का, जो कि 58.5% है। यदि हम जल विद्युत की बात करें तो 11.6% का योगदान है। नाभिकीय ऊर्जा का 1.7% योगदान है। पवन ऊर्जा का 10.1% योगदान है। यदि बात करें बायो ऊर्जा की तो 2.5% योगदान है। सौर ऊर्जा का 14.3% योगदान है और जल विद्युत का योगदान 1.2% है। ठीक है, तो यानी यहां पर सबसे ज्यादा योगदान किसका आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे ज्यादा योगदान है ताप विद्युत का। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है, तो सौर विद्युत दिख रहा है। ठीक, यदि आप लघु जल और जल विद्युत को भी जोड़ देंगे तब भी ये 14.3 के आंकड़े से कम है। और उसके बाद यहां पर आपको जल विद्युत है, फिर आप पवन ऊर्जा को देख रहे हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं कि बायो ऊर्जा है, उसके बाद आपका योगदान नाभिकीय ऊर्जा का है। ये इसका एक सही क्रम है। क्लियर है?
तो इसको याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा जो मध्य अमेरिका है ये कहां से है, ये मैक्सिको की सीमा से पनामा नहर तक के देश इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं आएगा, तो इसमें सियरा लियोन जो है ये इसमें शामिल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये पश्चिमी अफ्रीका का देश है। ठीक है, तो यानी यहां पर विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, सियरा लियोन मध्य अमेरिका में नहीं है। आइए जरा इसके विस्तृत पार्ट को देखते हैं। देखिए सियरा लियोन पश्चिमी अफ्रीका में है और मैक्सिको से लेकर पनामा नहर तक के जो देश हैं वो मध्य अमेरिका में आते हैं। इसमें 7 देश हैं, एक है बेलीज, ग्वाटेमाला दूसरा, अल सल्वाडोर तीसरा, चौथा है होंडुरास, पांचवा है निकारागुआ, छठवां है कोस्टा रिका और सातवां है पनामा। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो मध्य अमेरिका है उसमें बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा आता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 को देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो विकल्प ए दिया गया है एपीनाइन, ये कहां पर है, इटली में स्थित है, इसलिए यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। जो एपीनाइन पर्वत है ये इटली में स्थित है। प्रश्न संख्या 30 का विकल्प ए सही हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये आपने अभी जाना कि जो एपीनाइन पर्वत है ये इटली में स्थित है। क्लियर है। यदि हम आल्पस पर्वत श्रेणी की बात करें तो मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है आल्पस पर्वत श्रेणी। अगर इसके विस्तार को देखें तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में आल्पस पर्वत श्रेणी का विस्तार है। यदि आल्पस पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च बिंदु की बात करें तो माउंट ब्लैंक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 4810 मीटर। याद रखिएगा जो विकल्प सी में नाम लिखा हुआ था दिनारिक आल्पस पर्वत श्रृंखला, याद रखिएगा दिनारिक आल्पस पर्वत श्रृंखला अल्बानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और स्लोवानिया में स्थित है। क्लियर है। याद रखिएगा आल्पस और जूरा पर्वत जो है ये स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पेरिनीज पर्वत तो याद रखिएगा फ्रांस व स्पेन की सीमा पर है पेरिनीज पर्वत। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है। तो जो विकल्प में दिया इसमें आपका सही जवाब होगा विकल्प ए टंगानिका। ठीक है, यानी जो टंगानिका ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। 31 का ए आंसर यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32, पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहां पर विकल्प ए में लिखा है टिटिकाका झील। याद रखिएगा टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू, ये बिल्कुल सही है। उर्मिया झील की बात करें तो ईरान में है, ये भी सही है। यदि हम रेंडियर झील की बात करें तो रेंडियर झील को रूस में बताया जा रहा है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि रेंडियर झील कहां पर है, कनाडा में। ठीक, इसलिए यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, रेंडियर झील कनाडा में है। और अथाबस्का जो झील है ये भी कनाडा में है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, जो रेंडियर झील है ये कहां पर है, कनाडा में। यदि हम कनाडा की झीलों के बारे में बात करें तो विनिपेग, ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव ये यहाँ की अन्य प्रमुख झीलें हैं। यानी आपने यहाँ पर कनाडा की कौन कौन सी झील को देख लिया, कनाडा में रेंडियर झील, अथाबस्का झील, विनिपेग झील, ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लेव झील है। जहाँ तक रूस की बात है तो रूस में भी प्रमुख झील की बात करें तो बैकाल झील है, ओनेगा झील भी रूस में है और लडैंगा झील भी जो है ये रूस में स्थित है। ठीक है, यानी यहाँ पर 3 झीलों को आप रूस के संदर्भ में भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 33 देखिए, प्रश्न संख्या 33 में पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित भौमिकी शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प यहां पर डी सही हो जाएगा, धारवाड़ क्रम में। क्लियर है, यानी प्रश्न संख्या 33 का यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यदि हम धारवाड़ क्रम की चट्टान की बात करें तो याद रखिएगा ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। और ये कैसे अवसादी बना, तो ये अपक्षय और अपर्दन से निर्मित होते हुए ये अवसादी चट्टान बना। एक बात याद रखिएगा, ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये आर्कियन समूह के चट्टानों के अवशेष है। दूसरी बात, ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं यहाँ से जो महत्वपूर्ण धातुएं पाई जाती है उनमें लोहा है, सोना है, तांबा है, जस्ता है और खनिज यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। देखिए धारवाड़ के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि भारत का जो 98% जो धात्विक खनिज है ना वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, इसीलिए ये चट्टान आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है। यदि हम इसके विस्तार की बात करें तो कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार है। देखिए यहाँ पर कर्नाटक का जिक्र हुआ है, याद रखिएगा कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है धारवाड़, कर्नाटक का एक जिला है, इसी के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा धारवाड़ क्रम। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34, पूछा जा रहा है कि भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण हैं, यानी जो हमारी भारतीय सामाजिक संरचना है इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखिए पहला दिया गया है ग्रामों में अधिक जनसंख्या, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। विभिन्न धर्म, तो ये भी बात सही है कि हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। विभिन्न जातियां, ये भी सही है कि हमारी भारतीय सामाजिक संरचना में विभिन्न जातियां भी हैं।
निर्धनता, निर्धनता भारतीय समाज की संरचना का कोई लक्षण नहीं है, ठीक है? यानी यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा जो दिया गया है, ये भारतीय सामाजिक संरचना का लक्षण है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35। पूछा जा रहा है कि स्थायी जनसंख्या संरचना जो है, ये निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण होगी? तो याद रखिएगा, जब स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर होगी तभी स्थायी जनसंख्या संरचना होगी। प्रश्न संख्या 35 का यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सन 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? तो देखिए यहाँ पर जो महाद्वीप दिए गए हैं उसमें दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर सबसे कम इसका जनघनत्व था। यानी यहाँ प्रश्न संख्या 36 का विकल्प ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो एशिया का जनघनत्व है वो है 86.7, अफ्रीका का जनघनत्व 32.7 है, यूरोप का जनघनत्व 70 है, उत्तरी अमेरिका का जनघनत्व 22.9 है। यदि हम बात करें दक्षिण अमेरिका की तो 21.4, ओशेनिया की 4.5 और अंटार्कटिका की 0 है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया था उसमें दक्षिण अमेरिका का जनघनत्व सबसे कम है, इसको आप याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 37। पूछा जा रहा है कि जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य पर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 11 से 24 जुलाई 2015 के मध्य चलाए गए जनसंख्या से संबंधित अभियान का नाम क्या है? तो देखिए ये भले उस समय का करंट था, लेकिन आपको याद रखना होगा कि जो जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा था ये चलाया गया था 2015 में 11 से 24 जुलाई 2015 के मध्य। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 38। पूछा जा रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? देखिए बाल मृत्यु दर न्यूनतम की बात की जा रही है 2001 की जनगणना के अनुसार। तो याद रखिएगा यहाँ आपका सही जवाब होगा विकल्प बी। केरल में 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में सबसे न्यूनतम बाल मृत्यु दर थी, यानी बी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार यदि देखें कि न्यूनतम बाल मृत्यु दर कहां पर है तो उसमें नंबर 1 पर आता है नागालैंड, उसके बाद गोवा है और उसके बाद तीसरे स्थान पर केरल है। क्लियर है? तो याद रखेंगे इसको। अगला देखिए प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है? देखिए यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व उच्चतम पूछा जा रहा है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व उच्चतम है, ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार यदि जनघनत्व का क्रम देखें तो सबसे नंबर 1 पर बिहार है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे केरल है, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है और 5वें नंबर पे हरियाणा है। याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो महिला लिंग अनुपात कहां पर सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, केरल राज्य में। यानी केरल राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक है। यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य को देख लें तो उसमें केरल नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ है और 5वें नंबर पे मेघालय है। याद रखेंगे इनको। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41। पूछा जा रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है? याद रखिएगा 2001 और 2011 इन दोनों जनगणना के आधार पर जो अनुसूचित जाति की संख्या सर्वाधिक है वो है उत्तर प्रदेश में। यानी यहाँ प्रश्न संख्या 41 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जरा कुछ आंकड़े और देख लीजिए अनुसूचित जाति के संदर्भ में। यदि हम उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की बात करें तो ये 20.69% है। यदि संपूर्ण भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत योगदान देखें तो ये है 16.6% का। क्लियर है? और यदि प्रतिशतता के मामले में सर्वाधिक जनसंख्या बात की जाए तो वो पंजाब में, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की, लेकिन अगर प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए तब आप पंजाब को टिक करेंगे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा क्रम है? तो देखिए ये प्रतिशत नगरीकरण में परिवर्तन होता रहता है। जरा इसको करंट के डेटा से देखिए। 2018 के डेटा क्या बताता है कि जो सार्क देश है उसमें नगरीय जनसंख्या का स्थिति क्या है? तो पाकिस्तान में 36.7%, भारत में 34%, बांग्लादेश में 36.6% और श्रीलंका में 18.5%। यानी नगरीकरण की जो जनसंख्या की जो स्थिति है उस दृष्टिकोण से भारत से ज्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश की नगरीय जनसंख्या है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 43। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आइए हर कथन को देखते हैं। पहला कथन करा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, तो ये बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है कि
नगरों को एक नगर निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, यानी आपका प्रश्न संख्या 43 का विकल्प बी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। सी विकल्प भी देखिए, लिखा है कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन होता है, ये बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश में नगर निगमों का एक अलग कानून है, ये बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जरा राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के गठन की व्यवस्था को देखिए। सबसे पहले बात करते हैं नगर पंचायत की, तो नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। क्लियर है? यदि हम बात करें नगर पालिका परिषद की, तो इनका गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा, और जो बड़े नगर होंगे वहां पर क्या होगा, नगर निगम का गठन होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऐसे नगरीय क्षेत्र जिन्हें राज्यपाल के द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित की गई है, उनको आप नगर पालिका के तौर पर गठित नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 243 इस बात की व्यवस्था करता है, इसको भी आप याद रखेंगे, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44, पूछा जा रहा है कि टीके ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है क्या? तो याद रखिएगा, आय के साधन और बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, बिल्कुल सही है। नगरीय परिवारों का अंतर बता रहा है टीके ओमेन। दूसरा कह रहा है कि सत्ता की संरचना के आधार पर, यह भी ठीक है। तीसरा कह रहा है कि नगरीय सामाजिक वातावरण और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर, यह भी सही है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 44 का विकल्प डी सही हो जाएगा। ये सभी व्यवस्थाएं नगरीय परिवारों के अंतर को बताती हैं, यानी डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45, पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। यदि विकल्प में 10 रहता तो यह प्रश्न और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता, और यदि इस प्रश्न को यह पूछा जाता कि भारतीय संविधान में कितने प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य थे, तब आपका जवाब होता 10। एक मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गया। क्लियर है? याद रखिएगा, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 11 है। यदि हम मौलिक अधिकार को सम्मिलित करने की बात करें, तो ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए। उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 10 थी। एक मौलिक अधिकार बाद में जोड़ा गया। ये जो 11वां मौलिक अधिकार है, ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसके लिए अनुच्छेद 51A में सब क्लॉज के जोड़ा गया। क्लियर है? और याद रखिएगा, ये जो 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार जोड़ा गया था, इसके तहत संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया था, और अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया था? 51A। ठीक, अगला देखिए प्रश्न संख्या 46, पूछा जा रहा है कि लोक लेखा समिति में निम्नलिखित में से सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। इसलिए यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति में 15 और 7 22 सदस्य कुल होते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि लोक लेखा जो समिति होती है, इसका कार्य क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। इसका काम क्या है कि भारत सरकार की विनियोग लेखाओं पर जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जो प्रतिवेदन है, उसकी समीक्षा करना। ठीक, कुल संख्या 15, कुल संख्या 22 होती है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। क्लियर है? एक बात और याद रखिएगा, इस समिति के अध्यक्ष का जो चयन होगा, वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है, और परंपरा के अनुसार विपक्ष के जो सदस्य हैं, वही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। क्लियर है? इसके अलावा जरा कुछ और समितियां परीक्षा में पूछी जाती हैं, जरा उनको भी देख लीजिए। जैसे प्राक्कलन समिति, याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, और ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। क्लियर है? और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो स्थायी समितियां हैं, उसमें सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो याद रखिएगा, स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 47, पूछा जा रहा है कि केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार, राज्य सरकार का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन 1957 में हुआ था। यानी यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। 1957 में केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था। याद रखिएगा, यह सरकार 5 अप्रैल 1957 को गठित हुई, और कब इसका समापन हुआ? 31 जुलाई 1959 को। इसके मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, EMS नमूदरीपाद, ये इसके मुख्यमंत्री थे। ठीक, अगला देखिए प्रश्न संख्या 48, पूछा जा रहा है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का जो अंतिम जिम्मेदार होता है, वो कौन होता है? तो याद रखिएगा, यहां पर आपका सही जवाब होगा, जो अंतिम जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति महोदय। यानी यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है? यानी जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, उनकी टीका टिप्पणी पर अंतिम जो कार्रवाई का जिम्मेदारी होती है, वो होती है राष्ट्रपति की। सबसे पहली बात कि अनुच्छेद 148 में भारत के लिए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में CAG के नाम से जानते हैं। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 में पूछा जा रहा है कि नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है?
तो याद रखिएगा नए राज्यों की स्थापना की बात की जा रही है, ये पावर संसद को है। ठीक, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 49 का। देखिए नए राज्यों के संदर्भ में दो अनुच्छेद प्रमुख हैं, एक है अनुच्छेद 2 और दूसरा अनुच्छेद 3। जरा दोनों के अंतर को आप समझिएगा। यदि बात करें अनुच्छेद 2 की तो इसके तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है, और यदि अनुच्छेद 3 की बात करें तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन का जो अधिकार है वो भारतीय संसद को होगा। यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की इंप्लीमेंटेशन का जो पावर है वो किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 50। पूछा जा रहा है कि राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है। तो याद रखिएगा आप सभी को पता है कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, 14 दिन तक राज्यसभा को उस धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है। यहां प्रश्न संख्या 50 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहां पर धन विधेयक के संदर्भ में अनुच्छेद भी पूछा जाता है। यहां पर दो अनुच्छेद को आप ध्यान में रखेंगे, एक है अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दी गई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया दी गई है, जबकि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इन दोनों बातों को बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 51। पूछा जा रहा है कि यदि किसी राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हो तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों के स्थान कितने आरक्षित होंगे? तो देखिए यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, 7 सीटें अनुसूचित जातियों की होंगी। यानी 51 का यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाए। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि यदि 543 निर्वाचित लोकसभा सीटें हैं तो उसमें आरक्षित सीटें 84 हैं। इस प्रकार से जो अनुपात निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7 का ही आ रहा है, यानी लगभग 7 का अनुपात आएगा। ये कोई नियम नहीं है बल्कि ये अनुमान के आधार पर यहां पर 7 आया। ठीक, अगला देखिए प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? किसी राज्य की जो विधानमंडल है वो किसी राज्य में आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए जिम्मेदार है, इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 52 का विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जो राज्य की विधानमंडल को ये पावर है कि राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना का, ये कौन सा अनुच्छेद ये पावर देता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 267 का सब क्लास 2 इस बात की इजाजत देता है कि राज्य विधानमंडल आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकेगा। प्रश्न संख्या 53 देखिए, पूछा जा रहा है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो देखिए यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी, राष्ट्रपति के अनुमोदन पर संघ लोक सेवा आयोग को किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य को सौंपा जा सकता है। यानी प्रश्न संख्या 53 का यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। जरा इसकी व्यवस्था को समझिए। देखिए यहां पर सबसे पहली बात आपको यह याद रखनी है कि अनुच्छेद 315 की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई। इसके तहत संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315 में। अब आइए जरा इसकी और टेक्निकल बातों को देखिए। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो संसद विधि बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकती है, लेकिन इसके लिए प्रत्येक संबंधित राज्य को अपने विधानमंडल के द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करना चाहिए। यानी यदि राज्य अपने विधानमंडल से संकल्प पारित कर लें तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संसद विधि बनाकर कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अतिरिक्त किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्य को कर सकता है। यही जो अभी आपके मूल प्रश्न में पूछा गया। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 54। पूछा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कह रहा है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। दूसरा कह रहा है कि इनमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है, ये भी बात सही है। तीसरा कह रहा है कि उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। उसे किसी भी सदन की सदस्यता की आवश्यकता नहीं है और भारत का महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक। दूसरी बात, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जा सकता है, ये भी बात गलत है, क्योंकि ये जो महान्यायवादी हैं इनको हटाने की व्यवस्था क्या है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये पद पर रहते हैं। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 54 का यहाँ पहला और दूसरा कथन सही है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए कि ये जो भारत के महान्यायवादी हैं इनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। क्लियर है? इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 76 में की गई है और इनका काम क्या होता है? भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देना। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। क्लियर है? एक बात और याद रखिए, यहां पर अभी आपने देखा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की जो योग्यता है वो उस योग्यता को रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है। और याद रखिएगा ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर रहेंगे। कौन? महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल। देखिए अटॉर्नी जनरल का जो
टॉपिक है ये वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी इसमें कुछ मूवमेंट हुआ है। क्या? अटॉर्नी जनरल के पद पर एक नई नियुक्ति हुई है आर वेंकट मणि की। आर वेंकटर मणि जो है ये नए अटॉर्नी जनरल हुए हैं। इनको 3 साल की नियुक्ति मिली है और इन्होंने 1 अक्टूबर को अपना पद ग्रहण किया है। याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि आर वेंकटर मणि ने किसका स्थान लिया, तब आपका जवाब होगा के वेणुगोपाल का। ठीक है, तो करंट के दृष्टिकोण से भी इस बात को आप अपडेट रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 55। पूछा जा रहा है कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई, तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई। यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य क्या था? तो किसानों को लचीले और सहज प्रक्रिया के साथ एकल विंडो के माध्यम से व्यापक ऋण आवश्यकताओं को पर्याप्त ऋण उपलब्ध करा के उसको पूरी करना। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 2 दाल वाली तिलहनी फसल है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। मूंगफली 2 दाल वाली तिलहनी फसल है। प्रश्न संख्या 56 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 में पूछा जा रहा है कि पीली यानी पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए जितनी भी महत्वपूर्ण क्रांतियां थी आपको पहले बताया जा चुका है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? जो तिलहन उत्पादन है उससे संबंधित है पीली क्रांति यानी पीत क्रांति। प्रश्न संख्या 57 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो पीली क्रांति या तिलहन क्रांति है इसके द्वारा क्या है? उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, उत्पादन प्रसंस्करण और प्रबंधन प्रौद्योगिकी को सर्वोच्च उपयोग में लाने के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में प्रारंभ किया गया था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 58। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो आपका जवाब क्या होगा? त्रिची में। और त्रिची कहाँ है? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। ठीक है, यानी यहां पर आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में स्थित है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 59। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा जो करंट डेटा है इसके अकॉर्डिंग दलहन में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उसके बाद चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यानी यहां जो विकल्प दिए गए इसमें सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए यहां पर 2021 के अनुसार यहां पर आंकड़ा दिया गया है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 60 देखिए, पूछा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र पर का जो शीर्ष बैंक है वो कौन है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? नाबार्ड। यानी नाबार्ड जो है ये कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है। यहां पर प्रश्न संख्या 60 का सी आंसर हो जाएगा। अब बात उठती है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। और इस नाबार्ड का उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा नाबार्ड का उद्देश्य था कृषि क्षेत्र में वृद्धि, लघु एवं कुटीर उद्योगों, गृह और ग्रामोदय, ग्रामीण कलाओं और गांव में चलने वाली अन्य संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की व्यवस्था करना। क्लियर है? और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई, ये किस रिपोर्ट के आधार पर हुई, तो याद रखिएगा शिवरमन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 61। पूछा जा रहा है कि वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि से भारत को विश्व के व्यापार का मुख्य खिलाड़ी बनना चाहिए, बनने वाला वर्ष क्या है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? उस समय ये 2020 तक का आंकड़ा था। यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 62। पूछा जा रहा है कि भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ, तो कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा जो भारतीय पेटेंट कानून है ये 1972 में लागू हुआ था। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 62 का यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के अनुपालन हेतु 1970 का जो पेटेंट अधिनियम है वो भारत में कब लागू हुआ, तो 20 अप्रैल 1972 को। याद रखेंगे भारत में पेटेंट कानून 20 अप्रैल 1972 को लागू हुआ। प्रश्न संख्या 63 देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति अपनाई गई, तो याद रखिएगा ये नीति कब अपनाई गई, तो अप्रैल 2000 को विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की नीति अपनाई गई। यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा आप कि ये जो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की नीति है ये 2000 में घोषित की गई और कुछ समय पश्चात विदेशी व्यापार नीति के तहत भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 भी पारित किया गया। इन दोनों बातों को याद रखेंगे। नोट में बताया जा रहा है कि जो एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है वो वर्ष 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो इन तीनों फैक्ट को आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 64। पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थित है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ये बी विकल्प है, बी विकल्प सही हो जाएगा, जेनेवा में है। ठीक, अगला देखिए यहां पर एक बात और
आप ध्यान में रखिए। ये जो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने मूल प्रश्न में जाना कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यदि पूछा जाए कि वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो इसके वर्तमान महानिदेशक नागोजी ओंकोजा इवेला है, जो कि अफ्रीकी मूल की अमेरिकी नागरिक है और ये WTO की प्रथम महिला अध्यक्ष है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 65। पूछा जा रहा है कि भारत का कुल माल व्यापार का प्रतिशत GDP 2004-05 में, तो देखिए ये तो पुराना डेटा है, इसको स्किप कर दीजिए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 66। पूछा जा रहा है कि 2011-12 में भारत का बाह्य व्यापार आंकड़ा, ये भी पुराना है, इसका कोई नया अपडेट? हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि 2021-22 में भारत का जो कुल निर्यात है वो 335.41 बिलियन डॉलर और आयात 2021-22 में 495.83 बिलियन डॉलर। याद रखेंगे दोनों आंकड़ा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 67। पूछा जा रहा है कि भारत से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का निर्यात अधिकतम है? ठीक है, निर्यात अधिकतम पूछा जा रहा है, तो जरा इसके भी नए डेटा को देख लीजिए। यदि हम निर्यात की बात करें तो यहां पर 2021 का जो नया आंकड़ा है उसके अनुसार 5 जो सर्वाधिक निर्यात होने वाली है उसमें पहले स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद है। याद रखेंगे, दूसरे स्थान पर मोती, कीमती, अर्ध कीमती पत्थर है। तीसरे स्थान पर लोहा और इस्पात है। चौथे स्थान पर यांत्रिक उपकरण है और 5वें स्थान पर फार्मास्यूटिकल उत्पाद है। ये क्रम आप नया याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 68। पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में किसकी सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया? देखिए ये उस समय का करंट था, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ग्रेफीन की सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया गया था। यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रकाश बल्ब बनाया गया था ये कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ग्रेफीन की मदद से बनाया था, विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब। और इस बल्ब का तापमान कितना तक हो सकता है? तो ये 35,000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान हो सकता है और इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। और ये अनुसंधानकर्ता जो थे उनका ये दावा था कि इससे कारों, इमारतों, सैटेलाइट, स्मार्टफोन और कंप्यूटर को भी बदलने में मदद मिलेगी। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 69। पूछा जा रहा है कि दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाली रंग कौन सा है? देखिए इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी, डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था और एक लाइन में मैंने अंत में आपको कंक्लूजन दिया था कि जिसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी। क्लियर है? तो प्रकीर्णन सर्वाधिक किसका होता है? बैगनी का। इसलिए सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होगी? बैगनी। यानी यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी। ठीक, और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होगी, तो लाल की होगी, क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो दृश्य वर्णक्रम शब्द का प्रयोग हुआ है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के वर्णक्रम का एक ऐसा हिस्सा है जो मानव की आंख से दिखाई देता है, इसलिए इसको कहा जाता है दृश्य वर्णक्रम। दूसरी बात, ये किसके बीच होता है? तो ये लगभग 400 nm से 700 nm के बीच होता है। क्लियर है? और बाकी बातें अभी मैंने आपको बताई। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 70। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो आप सभी को पता है कि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसको दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विस्थापन। यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर है? यदि हम सदिश राशियों की बात करें तो आप सभी को पता है कि सदिश राशियों में बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग और आवेग आते हैं। ठीक, और मैंने अभी आपको बताया कि दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 71। पूछा जा रहा है कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका जल में भार 0 होगा। ठीक, यानी प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 में पूछा जा रहा है कि कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो याद रखिएगा यहाँ पर गंधक जो है ये सूक्ष्म तत्व नहीं है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। जो गंधक यानी सल्फर है ये क्या होता है? पौधों के लिए गौण पोषक तत्व होता है, यानी मुख्य पोषक तत्व होता है। सी यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? जरा यहाँ पर व्याख्या देखिए, वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता जीवों को सूक्ष्म मात्रा में होती है उनको सूक्ष्म पोषक तत्व की संज्ञा दी गई, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें आयरन, मैग्नीज, तांबा, जिंक, माल्बेडिनम, क्लोरीन और बोरान ये इसके उदाहरण हैं। याद रखिएगा सूक्ष्म पोषक तत्व के जो उदाहरण हैं ये कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। और अगर आप केवल सूक्ष्म पोषक तत्व को याद रख लें तो आप अपने आप जो मेन पोषक तत्व हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, आयरन, मैग्नीज, तांबा, जिंक, मेल्बेडिनम, क्लोरीन, बोरान ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। और वहीं पर गंधक जो कि गौण पोषक तत्व के वर्ग में आता है। प्रश्न संख्या 73 देखिए, पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल की बात करें तो इसमें मैग्नीज बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो आयरन बिल्कुल सही है। खाने के नमक सोडियम होता है, बिल्कुल सही है।
कपड़े धोने का सोडा की बात करें तो इसमें पोटेशियम नहीं, इसमें सोडियम होता है। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 74 देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फलों के पकाने में बढ़ावा देता है। तो आप, ये प्रश्न कई बार रिपीटेड है, याद रखिएगा, फलों को पकाने में जो मदद करता है वो होता है एथिलीन। ठीक, यानी यहाँ प्रश्न संख्या 74 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम इसकी डिटेल व्याख्या को देखें तो ये जो एथिलीन है ये एक कार्बनिक यौगिक है। पहली बात, यदि एथिलीन के सूत्र की बात करें तो C2H4 होता है। ये एक रंगहीन, अत्यंत ज्वलनशील और हल्की मीठी गंध वाली गैस होती है। दूसरी बात, ये जो एथिलीन है इसका जो व्यापक इस्तेमाल है वो है प्लास्टिक निर्माण में, और एथिलीन एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन भी है और इसका प्रयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 75। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। ठीक, मैंने कई बार बताया है कि विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प सी सही, बी सही हो जाएगा। विटामिन सी जो है ये शरीर में भंडारित नहीं होता है, यानी बी विकल्प यहाँ सही होगा। विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं और ये मूत्र की सहायता से बाहर निकल जाते हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 76। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है, यानी किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ठीक, यानी आप प्रश्न संख्या 76 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यदि हम B12 के रासायनिक नाम की बात करें तो साइनोकोबालामीन इसका रासायनिक नाम है। ये जल में घुलनशील विटामिन है, अभी चर्चा हुई है, और इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। यदि आप इसका रासायनिक नाम जानते हैं तो आप इसको कोरिलेट कर लेंगे साइनोकोबालामीन, यानी इसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। दूसरी बात, मानव शरीर में यह विटामिन अर्थात B12 जो है ये लाल रक्त जो कणिका यानी आरबीसी है इनकी परिपक्वता हेतु आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्लियर है? यहाँ पर कुछ और विटामिन दिए गए हैं, जैसे विटामिन के की बात की जाए तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नैप्थोक्विनोन। यदि हम बात करें कि इसकी कमी से क्या होता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक, यदि हम विटामिन B6 की बात करें तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, और ये इसकी कमी से रक्त छीड़ता होती है। यदि हम विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस रोग होता है विटामिन B2 की कमी से। इसको भी याद रखें। प्रश्न संख्या 77 देखिए। प्रश्न संख्या 77 में पूछा जा रहा है कि गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। तो गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का, यानी प्रश्न संख्या 77 का विकल्प ए सही हो जाएगा। जब आपको विटामिन ए बताया गया था तो उसमें गोल्डन चावल को भी वहां पर कोरिलेट किया गया था, आपको याद होगा। यहां पर ए विकल्प आपका आंसर होगा। यहां एक बात याद रखिएगा, ये जो गोल्डन चावल है जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, इसे बीटा कैरोटीन के उच्च स्तर पर आनुवांशिक रूप से संवर्धित किया जाता है। एक बात याद रखिएगा कि चावल में विटामिन ए की अधिकता के कारण बच्चों में होने वाले रोग जैसे अंधापन और खसरा आदि से लड़ने में क्षमता आती है। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 में पूछा जा रहा है कि अफीम प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, अफीम बिना पके हुए फल के लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। यहां पर प्रश्न संख्या 78 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर अफीम के संदर्भ में एक बात याद रखिएगा, ये जो अफीम का पौधा है इसके दूध को सुखाकर ये पदार्थ तैयार किया जाता है। याद रखिएगा, अफीम में 12% तक मार्फिन पाई जाती है, और इसे प्रसंस्करण करके हेरोइन नामक एक अन्य मादक द्रव यानी दूसरा ड्रग बनाया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 79। पूछा जा रहा है कि एटीएम का तात्पर्य, यानी एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो आपका सही जवाब होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब होगा विकल्प सी। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 80। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है। तो आपका जवाब क्या होगा? नई दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है। यहां प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब होगा विकल्प ए, नई दिल्ली। अगला देखिए, और पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपका जवाब क्या होगा? इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 81। पूछा जा रहा है कि जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। तो जैव विविधता को कैसे परिभाषित करेंगे? किसी पर्यावरण में जो विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी है वो क्या दर्शाती है? जैव विविधता को। यहां पर प्रश्न संख्या 81 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो जैव विविधता का मतलब क्या है? किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में जंगली या पालतू जीव जंतुओं या पादपों की जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं उनकी जो बहुलता है उसी को जैव विविधता कहा जाता है। यानी कि जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखिएगा, वॉल्टर जी रोजेन ने 1985 में जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? वॉल्टर जी रोजेन ने 1985 में। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। ये कब स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा 2003 में चेन्नई में भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 82 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। 2003 में चेन्नई में इसे स्थापित किया गया। यदि भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बात की जाए तो इस प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम के भाग 8 के अंतर्गत अक्टूबर 2003 में चेन्नई तमिलनाडु में किया था। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, ये भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता अधिनियम के भाग 8 के अंतर्गत अक्टूबर 2003 में चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया। और याद रखिएगा, ये संस्था एक स्वायत्त संस्था है, वैधानिक और नियामक संस्था है। और भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 83। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक होता है? तो याद रखिएगा, जितने विकल्प दिए गए हैं इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये सर्वाधिक हानिकारक वायु प्रदूषक है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। इसका संक्षिप्त नाम क्या है? CO। याद रखिएगा, हवा से भारी, पानी में अघुलनशील, गंध, स्वादहीन, रंगहीन गैस होती है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड श्वास के माध्यम से शरीर में पहुंचती है तो ये रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है। क्लियर है? और फलस्वरूप मानव की मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये मनुष्य के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की जो इसकी क्षमता है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा 250 गुना अधिक है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 84। पूछा जा रहा है कि जली फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो है, तो उस जली फर्न का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी, एजोला। यानी एजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जली फर्न है। प्रश्न संख्या 84 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम एजोला के बारे में देखें तो एजोला जो है ये ठंडे पानी में उगने वाला एक घास यानी एक पौधा होता है। याद रखिएगा, तालाबों और पानी भरे स्थलों पर ये तैरती हुई उगती है। ठीक, इसकी वृद्धि इतनी तीव्र गति से होती है कि 20 से 30 दिनों के भीतर में ये दुगनी हो जाती है। याद रखिएगा, ये जो एजोला है इसका प्रयोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। महत्वपूर्ण बात। और याद रखिएगा, धान की फसल में नील हरित शैवाल की अपेक्षा ये अधिक प्रभावकारी सिद्ध हुई है। कौन? एजोला। दूसरी बात, ये जो एजोला है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता इसमें क्या होती है? अधिक होती है। अभी आपने पढ़ा कि एजोला जो है ये एक जली फर्न है और इसमें एनाबीना एजोली नामक शैवाल सहजीवी के रूप में वास करता है। याद रखेंगे, इसमें एनाबीना एजोली नामक जो जैव शैवाल है वो सहजीवी के रूप में वास करता है। अगला है प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 में पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है ये कहाँ से आती है? ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल से उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 85 का यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं, इसमें उपचयन और अपचयन की क्रिया होती है। क्लियर है? और इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन बनने में और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन शर्करा के निर्माण में होता है। ठीक, यानी जो ऑक्सीजन है ये जल से और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से शर्करा का निर्माण होता है। याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 86। पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, लाल। क्लियर है? यानी लाल प्रकाश जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक प्रभावकारी होता है। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें केवल दृश्य प्रकाश वर्ण में ही ये संपन्न होती है। दृश्य प्रकाश वर्ण का मतलब विबग्योर की बात हो रही है, इसको पूर्व में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यदि बात करें पर्णहित यानी क्लोरोफिल की, तो प्रकाश में बैगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। क्लियर है? और जो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। इस फैक्ट को आप बिल्कुल क्लियर कट याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 87। पूछा जा रहा है कि यहाँ पर सूची को सुमेलित करिए। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित प्रश्न है। सोनभद्र की बात की जाए तो सोनभद्र में क्या चूने के पत्थर से आप कोरिलेट करेंगे, यानी ए को आप चौथे के साथ। यदि हम बात करें इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद को आप किससे कोरिलेट करेंगे? तो इलाहाबाद को आप शीशे वाली वालू यानी ग्लास सैंड से कोरिलेट करेंगे, यानी आप बी को तीसरे के साथ। यदि बात करें ललितपुर की, तो ललितपुर में क्या तांबा यानी सी को आप दूसरे के साथ। यदि हम मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले यानी आप डी को पहले के साथ सम्मिलित करेंगे और आपका कोड बनेगा 4321 का। क्लियर है? यानी यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, 4321। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 88।
प्रश्न संख्या 88 में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुरु पूर्णिमा पर्व जो है ये व्यास ऋषि को समर्पित है। प्रश्न संख्या 88 का विकल्प ए सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने महाभारत की रचना की थी और इनका जन्म कब हुआ था? आषाढ़ मास की पूर्णिमा को। इस दिन गुरु पूजा का विधान है और गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है और इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक जो साधु संत हैं वो एक ही स्थान पर ज्ञान की गंगा बहाते हैं, यानी ज्ञान को फैलाते हैं, दूसरों को बांटते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 89। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड का इलाका है यहाँ पर सोयाबीन की फसल होती है। यहाँ 89 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यदि हम सोयाबीन की फसल के क्षेत्र की बात करें तो इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? तो याद रखिएगा इसमें जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा जिले आते हैं जहां पर सोयाबीन की खेती होती है। प्रश्न संख्या 90 देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का संबंध झांसी से है। क्लियर है? अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश में जो झांसी में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है, ये इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ठीक, और ये संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित हो रही है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, और इसका उद्देश्य आप सभी जानते हैं कि कृषि से संबंधित चीजों को और आगे बढ़ाना इसका मूल उद्देश्य है। अगला प्रश्न संख्या 91। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पर सबसे पुराना विश्वविद्यालय वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। क्लियर है? यह जो अन्य विकल्प में काशी हिंदू विश्वविद्यालय दिया था इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो कि मेरठ में है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और जो लखनऊ विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। याद रखेंगे सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। प्रश्न संख्या 92 में पूछा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कानपुर में। याद करिए कानपुर से संबंधित जो भी इंस्टीट्यूशन थे मैंने कवर कराया था और उसमें आपको बताया था कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैंडीक्राफ्ट कानपुर में। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट की स्थापना कानपुर में ये 1997 में हुई थी। क्लियर है? और ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से इसको स्टैब्लिश किया गया और इसमें सहायता किसने की? विश्व बैंक ने। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 93। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर नोएडा की बात हो रही है तो नोएडा सॉफ्टवेयर एंड आईटी उद्योग के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। अगर सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग, ये भी सही है। गोरखपुर में लिखा है खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग, ये सीधे सीधे गलत है। आप सभी को मालूम है कि जो खेल कूद का जो बनाने का स्थान है वो है मेरठ। गोरखपुर में क्या है? गोरखपुर में टेराकोटा उद्योग फेमस है। ठीक है, और वाराणसी में रेशम उद्योग सही है, ये बात सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 93 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में हाथ से बुने हुए जो कपड़े हैं ये भी फेमस है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर टेराकोटा उद्योग अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है और खेलकूद के लिए मेरठ। अगला है प्रश्न संख्या 94। यहाँ पर आपको सूची सुमेलित करनी है। विकल्प ए में लिखा हुआ है लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने के लिए क्या फेमस है? तो याद रखिएगा लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी फेमस है। ए को आप तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि खेल का सामान पूछा जाए तो आप मेरठ से कोरिलेट करेंगे। यदि पीतल की मूर्ति की बात करें तो पीतल की मूर्ति मथुरा से कोरिलेट करेंगे। यदि दिया सलाई की बात करें तो आप इसको बरेली से कोरिलेट करेंगे। यानी यहाँ पर 3, 1, 4, 2 का सही कूट है, यानी आपका यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 94 का। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 95। देखिए प्रश्न संख्या 95 रीजनिंग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 95 में लिखा है कि निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर क्रम से है। देखिए यहाँ पर कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट लिखे गए हैं और एक क्रम से उनको व्यवस्थित, यहाँ पर एक रिक्त स्थान है, पूछा जा रहा है कि उसको भरने के बाद जो क्रम मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप इस क्रम को देखें तो आपको एक क्रम दिख रहा है क्या? अगर आप जो अल्फाबेट का एक क्रम होता है के, एल, एम और एन का, इन्हीं की मदद से ये सीरीज बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कुल मिला के 12 हैं तो आप इनको 4-4 के 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, आइए इसके एक्सप्लेनेशन से और आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको जो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट और तीसरा, यानी 4-4 का 3 जोड़ा आपने बना लिया। पहले जोड़े में आपको एल, के और एन है तो क्या मिसिंग है? एम, तो आपने एम लिख दिया। फिर जो दूसरा है उसमें आपको एल, एम और एन मिल गया तो क्या मिसिंग था? के, तो आपने के लिख दिया। जो तीसरा जोड़ा है उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको के और एम दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो
एल है उसके बाद के आ रहा है, देख रहे हैं आप, एल के बाद यहाँ पर के आ रहा है, एल के बाद यहाँ के आ रहा है, तो आपने सबसे पहले एल लिख दिया और एम के बाद जो बचा वो एन, तो आपने ये लिख दिया। इस प्रकार आपका विकल्प सी आंसर हो गया। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 96। पूछा जा रहा है कि गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, तो गीता का रमेश से क्या संबंध होगा? देखिए यहां पर एक बात और समझ लीजिए, ये ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। यहां पूछा जा रहा है कि गीता का रमेश से क्या संबंध है। इसका मतलब यह हुआ कि रमेश गीता को क्या कहेगा। क्लियर है? इस बात को भी बिल्कुल स्पष्ट रखिएगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन से इस प्रश्न को स्पष्ट करते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में जैसे कहा जाए वैसे करते चलिए। सबसे पहले क्या कहा गया? कहा जा रहा है कि गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, तो रमेश यहां पर बैठा है। रमेश क्या कह रहा है कि मैं यानी स्वयं रमेश उसकी मां के पुत्र यानी गीता की मां ये हो गई, उनके पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, का इकलौता पुत्र हूं। ठीक, अब देखिए सभी लोग अपने आप को गीता समझ लें। जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं वो सभी लोग अपने आप को गीता समझ लीजिए। गीता की मां यानी आपकी मां का एक पुत्र भी हो, तो वो जो आपकी मां का पुत्र होगा वो आपका भाई तो कहला जाएगा, और आपका जो भाई है उसका कोई एक लड़का हो जिसका नाम रमेश हो, तो वो आपको क्या कहेगा? तो आपको बुआ ही तो कहेगा। इसका मतलब यहाँ रिलेशन क्या हुआ? रमेश गीता को बुआ कहेगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 97। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर आप देखिए ये निर्माण के क्रम के आधार पर आप इसको व्यवस्थित कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि बिंदु जो है उसकी निर्माण से रेखा बनती है, यानी बिंदुओं की एक क्रम से रेखा बनती है, और जब रेखा बनेगी तो फिर कोण बनेगा, और कोण बनेगा तो फिर त्रिभुज, और उसके बाद आयत। यानी यहाँ पर जो सही क्रम होगा वो क्या होगा? बिंदु का, रेखा, कोण, त्रिभुज और आयत का, यानी यहाँ पर विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98 में पूछा जा रहा है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक क्रम को खोजेंगे कि किस क्रम में ये अक्षर दिए गए हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इनके स्थानिक मान को अगर लिख लें तो ये और करना आसान होगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन से इसको क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर ए का स्थान मान क्या होता है? 1, डी का 4, एच का 8। इसी प्रकार आपने सभी अल्फाबेट का स्थानिक मान लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर जरा, अब आपको क्रम फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा? आपने देखा कि यहाँ पे 4 में 5 को अगर जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार जब 9 में 5 को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 14 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 8 में आप देखिए अगर 5 को आप जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 में 5 को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। यानी 5-5 जेड ऐड किया जा रहा है। इसी प्रकार देखिए 1 में 5 को जोड़ा तो 6 आ गया, तो जब 6 में 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। क्लियर है? अब 11वें स्थान पर कौन सा आता है अक्षर? तो आप सभी को पता है कि 11वें के स्थान पर के आता है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर के आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ के आंसर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 99। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विजाति को चुनिए, यानी यहाँ पर कुछ एक ऐसा क्रम तैयार करके इन 4 विकल्प में से 3 एक समान है और एक कोई ऐसा है जो उस क्रम को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको विजाति कहा जा रहा है, उसको चुनने के लिए कहा जा रहा है। देखिए अगर आपने सबसे पहला विकल्प ध्यान से देखा तो ए और जेड और सी और एक्स लिखा है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ पर विपरीत क्रम का युग्म बनाया जा रहा है। ठीक, और विपरीत क्रम के युग्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं? उन दोनों का योग जो है वो कितना होता है? 27। आइए जरा इसके एक्सप्लेनेशन से इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो विपरीत होता है उसके योग 27 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए का मान कितना होता है? 1 होता है, और जेड का मान कितना होता है? तो जेड का मान होता है 26, तो दोनों मिलकर क्या हो गया? 27। इसी प्रकार सी का मान कितना होता है? 3 होता है, और एक्स का मान कितना होता है? 24, तो दोनों मिलकर 27, यानी विपरीत का क्रम फॉलो हो रहा है। यहाँ पर भी देख लीजिए बी विकल्प में एल और ओ लिखा हुआ है। एल का मान कितना होता है? 12, और ओ का मान कितना होता है? 15, तो 15 और 12 कितना हो गया? 27 हो गया। एम का मान कितना होता है? 13 होता है, और एन का 14 होता है, तो 14 और 13 कितना हो गया? 27, यानी ये भी सही है। यहाँ पर सी विकल्प को देखिए, यहाँ पर ई का मान कितना होता है? 5, और वी का मान कितना होता है? वी का मान होता है 22, यानी दोनों मिला के 27 हो गया। एफ का मान कितना होता है? 6, और यू का मान कितना होता है? 21, तो दोनों मिलकर क्या हो गया? 27, यानी ये भी सही है। अब आइए डी विकल्प को, यहाँ पर विकल्प डी में देखिए जी लिखा है। जी का मान कितना होता है? 7, और टी का कितना होता है? 20, दोनों जुड़ा तो 27 हो गया। एच का मान कितना होता है? एच का होता है 8, और एस का कितना होता है? एस का होता है 19, तो 19 और 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। लेकिन जो प्रश्न है उसमें एस के विपरीत एस की जगह पर आर दिया गया है, इसलिए जो डी विकल्प है यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एच के बाद डी विकल्प में आर दिया है जबकि एस होना चाहिए था, इसलिए डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 देखिए, पूछा जा रहा है कि 18/9/1977 को रविवार था। एक जोड़े का विवाह इस तिथि को हुआ। अगले 15 वर्षों में उनके विवाह की वर्षगांठ कितनी बार रविवार को ही पड़ेगी? ठीक, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको जरा एक्सप्लेनेशन से देखिए।
देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मेथड को बदल के देखिए तो वो और आसान होगा। प्रश्न में आपको बताया गया कि 18 सितंबर 1977 को रविवार था और वो पूछ रहा है कि कितनी बार रविवार आएगा। ठीक, आप सभी ये जानते हैं कि अगर सामान्य वर्ष है तो अगला जब सेलिब्रेशन होगा तो उसमें एक दिन ऐड हो जाएगा। यानी अगर 18/9/1977 को रविवार के दिन उनका विवाह हुआ तो जो 18/9/1978 आएगा उस दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्लियर है? यानी अगर सामान्य वर्ष होगा तो एक बढ़ेगा और लीप ईयर होगा तो दो बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सोमवार हो गया, यहाँ 79 क्या है, साधारण वर्ष है यानी मंगल हो गया। यहाँ पर 1980 लीप ईयर है यानी दो बढ़ेगा, तो मंगल में दो बढ़ा तो गुरुवार हो गया। 81 तो क्या हो गया, शुक्रवार हो गया। 82 को क्या हो गया, शनिवार हो गया। 83 को क्या हो गया, रविवार हो गया। यानी एक तो 83 में उनको फिर से रविवार को उनका विवाह का दिन आ जाएगा जो मूल प्रश्न में पूछ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ से दो आपने जोड़ा तो फिर मंगल आ गया, क्योंकि 84 क्या है, लीप ईयर है। 85 तो 85 को आपने देखा कि ये बुधवार हो गया। फिर 86 क्या हो गया, बृहस्पति, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। 87 शुक्रवार हो गया। ठीक, अब देखिए 88 लीप ईयर है, तो 88 लीप ईयर है तो दो जुड़ेगा, तो जब शुक्रवार में दो जुड़ेगा तो शनि और रवि, यानी एक तो 88 को भी रविवार, यानी 88 तक उस दो बार हो चुका है। ठीक, अब देखिए 88 को यहाँ हो चुका है, अब 88 को कौन सा दिन मिला था, रविवार। अब देखिए 89 साधारण वर्ष है यानी सोमवार हो गया। 90 साधारण वर्ष है यानी मंगल हो गया। यहाँ पर 91 पे क्या है, बुध हो गया। और 92 लीप ईयर है तो दो जुड़ेगा तो शुक्रवार आ जाएगा। यानी यहाँ पर रविवार जो है 92 तक में उसको, यानी 15 वर्ष में कर रहा है ना, तो यानी उसको 92 साल 1992 तक में दो बार उसका जो विवाह है वो रविवार को सेलिब्रेशन होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर दो आएगा। ठीक है, यानी देखिए दो बार आएगा, यहाँ पर रिजल्ट आपका दो आएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, जैसे जैसे आप इसको फैमिलियर कर लेंगे वैसे वैसे ये काम और आप तेजी से कर ले जाएंगे। अगला करा, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह पर कौन सा स्थान होगा। तो देखिए यहाँ पर डी, एफ, आई, एम, फिर रिक्त स्थान और एक्स। बस आपको ये देखना है कि ये किस क्रम में बढ़ रहा है। जैसे डी है तो डी के बाद क्या होता है, ई, और उसके बाद एफ, यानी एक खत यहाँ पर गोल किया गया। उसी प्रकार एफ के बाद क्या है, आई आ गया, तो एफ के बाद ई, एफ, जी, एच, आई, यानी यहाँ दो हटा, यानी यहाँ एक हटा था, यहाँ दो हटा, यहाँ तीन हटा, यहाँ पर चार हटाइए। तो देखिए एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। 101 का डी विकल्प सही है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 102। प्रश्न संख्या 102 में पूछा जा रहा है कि यदि z बराबर 26 है और NET नेट बराबर कितना है, 39 है, तो UNT किसके बराबर होगा। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो यहाँ पर कोड दिया गया है वो किस प्रकार से आया है। तो जैसे z को देखिए, तो z का स्थान मान क्या होता है, 26, तो आपने देख लिया कि यहाँ जो स्थान जिस क्रम पे वो अल्फाबेट आता है उसको लिया जा रहा है। तो यहाँ पर n को देखिए, n किस पे आता है, तो आप सभी को पता है 14 पे आता है, तो यानी 14, ई किस पे आता है, 5 पे, तो 14 और 5 कितना हो गया, 19, और टी किस पे आता है, टी आता है 20 पे, तो यानी यहाँ पर उसका ऐड किया तो 39 आ गया। यानी ये जो UNT है इसके जो स्थान का मान है अगर उसको जोड़ दिया जाए तो वही आंसर होगा। जैसे u, तो u का मान कितना होता है, 21, n का कितना होता है, 14, तो 14 और 21 कितना हो गया, 1 और 4 5 और 1 3, यानी 35 हो गया। और 35 और t का मान कितना होता है, 20, तो 35 और 20 कितना हो गया, 55, यानी सी विकल्प यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 103। प्रश्न संख्या 103 में पूछा जा रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको ये देखना होगा कि ये किस प्रकार से कैलकुलेशन किया गया है। तो देखिए होता क्या है कि जो किनारे किनारे नंबर दिए इनको कैलकुलेट करके 20 वाले अंक में अधिकतर रखा जाता है। तो देखिए 0 हो गया, इसका मतलब ये है कि साफ साफ यहाँ पर कुछ माइनस हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिए 6 और 5 11, और 7 और 4 11, और 11 में से 11 गया तो 0। इसी प्रकार 8 4 12, और 7 और 6 13, 13 में से 12 गया तो 1 आ गया। अब ये इसी तरह कर दीजिए, 5 और 11 16, और 6 और 3 9। ठीक, तो यानी 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7 बचा, यानी यहाँ पर 7 आंसर आएगा। विकल्प 103 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 104 में पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी का पावर दिया गया है, तो यहाँ पर आप किसी एक पावर के बराबर सभी की पावर को कर लेंगे। ठीक है, आइए इसके एक्सप्लेनेशन इसको क्लियर करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी पावर 1/12 है। ठीक, तो सारी पावर को 1/12 किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले विकल्प ए की पावर को 1/12 करते हैं। यहाँ पर 1/3 दिया गया है, 3 को 12 करने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का। तो आपने 3 में 4 का गुणा किया 12 हो गया। तो अब 1 में भी 4 का गुणा होगा तभी तो वैल्यू परिवर्तित नहीं होगी, तो 1 में 4 का गुणा किए तो 4 हो गया, यानी 4/12 आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी 1/3 आ गया, यानी वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा।
अब आपको यहाँ पर 1 करना है तो आपने क्या कर दिया 4 की पावर 4, तो यहाँ पर क्या बच गया 1/12 और 4 की पावर 4 का मान कितना होता है 256, यानी वैल्यू क्या आ गई 256 की पावर 1/12। इसी प्रकार आप विकल्प बी को करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बटे में 4 लिखा है, इसको 12 करने के लिए 3 का गुणा, तो ऊपर भी 3 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 3/12। ठीक, अब यहाँ 3/12 हो गया। अब 1 रखना है तो 6 की पावर 3 और उसके बाद 1/12, तो 6 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 216 और यहाँ 1/12। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व किया। ठीक, जब आपने सभी को सॉल्व कर लिया तो यानी कि सभी की पावर देखिए 1/12 आ गई, तो इसमें वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है 256, यानी ये किसका पावर थी, तो ये पावर थी 4 की पावर 1/3 की वैल्यू ये आई है, यानी यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, यहाँ पर करंट से संबंधित है, पूछा जा रहा है कि किस हरिकेन ने सन 2012 में यूएसए के उत्तर पूर्व एवं पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया था, तो ये उस समय का करंट है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, सैंडी था, ये उस समय का था। देखिए अभी हाल ही में जो भारत में चक्रवात आए हैं उसमें तौकते है, यास है, निसर्ग है और अम्फान है, इनको आप डिटेल में करंट में कवर कराया गया है, इसको देख लीजिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 106, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच जुलाई 2015 में एसेज सीरीज में दोहरा शतक, तो ये पुराना है, जरा नया देख लीजिए इसका। देखिए ये जो एसेज सीरीज है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य क्रिकेट मैच खेला जाता है। ठीक, अगर हम 2021-22 की एसेज सीरीज श्रृंखला को देखें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की श्रृंखला को 4-0 से जीत लिया, ये करंट डेटा, इसको याद रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 107, पूछा जा रहा है कि ट्रिप एडवाइजर द्वारा जून 2015 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कौन सा विश्व का सबसे सस्ता पर्यटक स्थल है, तो जरा इसके नए डेटा को देख लीजिए। देखिए 2022 में ट्रिप एडवाइजर ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि विश्व का सबसे पसंदीदा गंतव्य स्थल दुबई है। ठीक, और 10वीं तक की रैंकिंग में भारत का कोई शहर इसमें शामिल नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 108, पूछा जा रहा है कि हाल ही में जापान में मतदान की आयु घटा दी गई, तो ये उस समय का करंट था, तो यहाँ पर 20 से कम करके 18 कर दी गई। ठीक, याद रखिएगा जो सबसे पहली बार इससे पहले जो जापान में घटाई गई थी वो जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में मतदान की आयु 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, और इसमें महिलाओं को भी मताधिकार मिला था, और इसके बाद 2015 में 20 से घटाकर 18 कर दी गई। अगला प्रश्न 109, पूछा जा रहा है कि किस विकसित देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा हाल ही में बकायेदार घोषित किया गया, तो ये उस समय का पुराना है, इसको छोड़ दीजिए। प्रश्न संख्या 110, पूछा जा रहा है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जो विश्व शांति सूचकांक 2015 पुराना है, लेकिन इसका नया डेटा आप देख लीजिए, हाँ दिया है, विश्व शांति पुरस्कार 2022। इसको देखने से पहले एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो विश्व शांति सूचकांक है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है पहली बार। अगर हम 2022 के डेटा को देखें तो भारत ने 163 देशों की सूची में 135वां स्थान प्राप्त किया। यदि हम 2021 से तुलना करें तो भारत ने 3 पायदान इसमें ऊपर वो चढ़ा है। यदि हम विश्व के सबसे शांतिप्रिय देश की बात करें तो वह है आइसलैंड, और सबसे आसान देश कौन है, अफगानिस्तान, इसका 163वां स्थान है, और भारत 135 पे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस देश ने हाल ही में विश्व का प्रथम इलेक्ट्रिक यात्री विमान बनाया जिसका नाम है BX-1E। देखिए ये पुराना तो है लेकिन ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रिक यात्री विमान है BX-1E, इसलिए इसको याद रखना चाहिए, और इसका सही जवाब होगा चीन। क्लियर है? अगला देखिए, राष्ट्रपति की यात्रा, ये उस समय है, तो ये तो उस समय का करंट है, इसको छोड़ दीजिए। पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा थर्माकोल की प्लेटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था, ये उस समय की झारखंड सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी एक डेटा है कि 2 अक्टूबर 2019 को सभी प्रकार के पॉली बैग और प्लास्टिक जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं और थर्माकोल की प्लेटों की बिक्री पर प्रतिबंध उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 से लगा दिया गया। ठीक, अब देखिए प्रतिबंध लग चुका है, व्यवहारिक तौर पर क्या इंप्लीमेंटेशन हो रहा है इसकी भी मूल्यांकन की आवश्यकता है। और देखिए जो इस प्रकार के फैक्ट्स हैं ये आपको मेंस में निबंध लिखने में काम करेंगे। मान लीजिए निबंध में कोई पर्यावरण से संबंधित टॉपिक दे दिया गया तो उसमें आप डायरेक्ट सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, आप उसमें ये बताएंगे कि सरकार ने अपने स्तर पर ये इनिशिएटिव लिया लेकिन कोई प्रॉपर अल्टरनेट ऑप्शन न होने के कारण लोगों को इसमें स्विच करने में भी समस्या आ रही है। और दूसरी बात कि साधारणतः लोग इसके लिए फैमिलियर भी नहीं है, यानी अगर किसी को जैसे साधारणतः देखा जाए कि मार्केट जाना है तो बस केवल देखते हैं कि पर्स है तो लेके चल दिए, यानी कितने लोग अपने साथ ऐसे बैग को कैरी करते हैं जो रीयूज हो सके। ठीक है, तो ऐसा आंकड़ा कम है, तो यानी इस तरह की एक व्यवहारिक और एक आंकड़े को दोनों को सम्मिलित करके आप उसमें अंत में जो निबंध के अंत में अपना व्यू देना होता है उसमें आप अपने सरकार के साथ साथ अपने कुछ व्यू को ऐड करके अपने निबंध को और अच्छा बना सकते हैं। क्लियर है? आगे जब निबंध की क्लास चलेगी तो उसको और व्यवहारिक रूप से देखा जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 114 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रथम शतक बनाया, तो ये उस समय का डेटा है। यहाँ पर सी केदार जाधव ने उस समय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में प्रथम शतक लगाया था। अगला है इस वर्ष
भगवान जगन्नाथ की नव कलेवर यात्रा सदी है। तो देखिए ये भी उस समय का है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये नव कलेवर रथ यात्रा क्या है। तो देखिए ये जो नव कलेवर रथ यात्रा है, ये जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन महाराज की जो पुरानी मूर्ति है, उसको बदलकर नई मूर्ति स्थापित की जाती है, ठीक है? और परंपरा के अनुसार जब आषाढ़ मास का अधिक मास होता है, तब ये किया जाता है, ठीक है? और ये प्रायः 8 वर्ष, 11 वर्ष और 19 वर्ष के बाद आता है, ठीक? इसके पहले जो यात्रा हुई थी वो हुई थी 1996 में, उसके बाद 1915 में भगवान जगन्नाथ की नव कलेवर यात्रा हुई, ठीक है? और ये सदी की पहली रथ यात्रा थी, जो प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है? तो आपने यहाँ पर नव कलेवर यात्रा को समझा। प्रश्न संख्या 116 में पूछा जा रहा है कि 2015 और 16 में संघ सरकार के बजट में निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना को पुनः आरंभ किया गया? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? अटल पेंशन योजना। इस पर चर्चा भी हुई थी कि अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत है वो 2015-16 के संघीय बजट में इसको आरंभ करने के लिए कहा गया। इसमें क्या है? इसमें असंगठित क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक केंद्रीय पेंशन योजना है ये, और 60 वर्ष जब पूरा हो जाता है तो 1000 से लेकर 5000 प्रति माह की पेंशन मिलती है। जिस प्रकार से आप अंशदान करते हैं उसी प्रकार से आपको 60 वर्ष के बाद प्रति माह पेंशन मिलेगी। और इसमें जो आवेदक है उसकी आयु सीमा क्या है? 18 से 40 वर्ष, ठीक है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 117 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में यानी जुलाई 2015 में लोकायुक्त के चयन में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका समाप्त का प्रस्ताव रखा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सी, उत्तर प्रदेश ने, ठीक है? आइए जरा इसकी डिटेल जानकारी को देखते हैं। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने 27 अगस्त 2015 को लोकायुक्त अधिनियम में कुछ संशोधन किया और सरकार ने इसे 3 सदस्यीय चयन समिति के स्थान पर 4 सदस्यीय चयन समिति कर दी। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। और इसमें क्या किया कि जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका थी उसको समाप्त कर दिया, ठीक? और अब लोकायुक्त के चयन में जो समिति है उसमें देखिए कौन-कौन से लोग रहेंगे। इस समिति में विधानसभा के अध्यक्ष रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष होंगे। यानी ये 4 लोग होंगे जो लोकायुक्त का चयन करेंगे, ठीक? और किसको हटा दिया गया? राज्य के मुख्य न्यायाधीश को। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 है, इसको पारित किया गया था। अगर पूछा जाए कि प्रथम लोकायुक्त कौन, तो विश्वम्भर दयाल, और वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, तो भूतपूर्व न्यायाधीश संजय मिश्रा, याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 118 पूछा जा रहा है कि किस भारतीय व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा आरंभ की थी? तो याद रखिएगा उस भारतीय बैंक का नाम क्या है? आईसीआईसीआई बैंक, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका सही होगा, जिसने चलती फिरती मोबाइल एटीएम प्रारंभ की थी। अगला है प्रश्न संख्या 119 पूछ रहा है कि सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है। तो याद रखिएगा देखिए जो संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपके मेंस में, निबंध में, उससे इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसका कारक कौन सा नहीं है? तो राजनीतिक कारक इसमें नहीं होता है। यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए इसकी बात को जरा समझिए कि अगर आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो संस्कृति 2 प्रकार की होती है। एक होती है भौतिक संस्कृति और दूसरी होती है अभौतिक संस्कृति। जो भौतिक संस्कृति होती है उसके अंतर्गत विज्ञान, तकनीकी विकास, कंप्यूटर तथा अन्य संसाधन आते हैं जो तीव्र विकास करते हैं, ठीक? अगर हम बात करें अभौतिक संस्कृति की तो उसमें रीति रिवाज आएंगे, प्रथाएं आएंगी, परंपराएं आएंगी, धर्म आएंगे, कानून आएगा, ठीक है? सामाजिक मान्यता आएंगी, लेकिन इसमें विकास नहीं होता है, ठीक है? इसका मतलब ये हो गया कि जो भौतिक संस्कृति है वो अभौतिक संस्कृति से अधिक तीव्र गति से विकास करके आगे निकल जाती है, ठीक? इसी अवस्था को अकबर ने सांस्कृतिक विलंबना कहा, ठीक है? क्लियर हो गया? और सांस्कृतिक विलंबना में राजनीति की गणना नहीं की जाती है। तो जब आप संस्कृति देखिए सांस्कृतिक पहलुओं से रिलेटेड आपके निबंध में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आप उसको पहले भौतिक और अभौतिक में उसको डिवाइड करिए। जैसे देखिए 2017 के निबंध में इस प्रकार का प्रश्न पूछा था, और याद करिए उस समय जब इसका मेंस हुआ था तो उस समय कुंभ के मेले का समय था और सभी को यह था कि कुंभ के मेले से संदर्भित कोई निबंध पूछा जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कुंभ से न पूछकर उसको कोरिलेट किया गया और एग्जामिनर का ये मानना था कि आप इसको स्वयं कोरिलेट करिए कुंभ को उस सांस्कृतिक पहलू से, ठीक है? तो इस प्रकार की चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में हर तरफ चीज़ें चलती रहनी चाहिए, ठीक है? और जब निबंध का सेशन कराया जाएगा तो उसमें इन सारे पहलुओं को आपके ध्यान में लाया जाएगा और आपके भी विचार को जाना जाएगा कि आप किस प्रकार से उसको कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 120 पूछा जा रहा है कि सन 2004 में की सुनामी के द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो आप सभी को पता है कि कोरोमंडल तट इसमें दुष्प्रभावित हुआ था। यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है? यानी और एक चीज और जान लीजिए कि ये जो सुनामी है ये 2004 में आई थी और यहाँ पर कोरोमंडल तट को प्रभावित की थी। अगर हम बात करें कोरोमंडल तट का कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के काल्स डीवी बिंदु से लेकर तमिलनाडु के केप केमोरी तक विस्तृत है, ठीक?
और ये आपको अगर एग्जैक्ट डेट चाहिए तो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में ये सुनामी आई थी और इससे कई देश प्रभावित हुए थे। कुल 16 देश प्रभावित हुए, जिसमें भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड और मालदीव प्रमुख हैं। ठीक है? देखिए, उतना पुरानी सुनामी है, लेकिन यहाँ पर 2014 के मेंस में पूछा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे डेटा को आप ज़रूर रिकॉल करा करें। ठीक है? इस प्रकार 2014 की जो मेंस का प्रश्न पत्र था, उसको विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट करा दिया गया। जहाँ पर अतिरिक्त तथ्य की आवश्यकता थी, उसको बिल्कुल समाहित कराया गया है। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में नए प्रश्न पत्र के साथ